हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में सॉलिड वेस्ट और रेडियो एक्टिव वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। और इसके पिछले वाले वीडियो में हमने वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन के बारे में डीपली स्टडी किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उसको जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा और फिर उसके बाद ये वाला वीडियो आप लोग वॉच कीजिएगा। इसमें हम लोग सॉलिड वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं सॉलिड वेस्ट क्या होता है। तो सॉलिड waste refers to everything that goes out in a trash. Municipal solid waste are waste from homes, office, store, schools, hospital, etc. that are collected and disposed by the municipality. Solid waste कहने से ही पता चल रहा है कि उस टाइप का वेस्ट होगा जो सॉलिड हो। इस टाइप का वेस्ट होगा जो देखने में सॉलिड हो। तो जो वेस्ट ऑफिस से स्कूल से हो गया, हॉस्पिटल से हो गया या हमारे घर से हो गया, जो सॉलिड वेस्ट होते हैं, जिसे जैसे में सब्जी का छिलका हो गया और कोई रैपर्स हो गया, तो इस टाइप के वेस्ट को हम लोग सॉलिड वेस्ट कहते हैं। और ये सब वेस्ट हर किसी के घर से निकलते ही होगा। तो इसी के बारे में बता रहा है कि वो सब जितना होते हैं सबको एक साथ कलेक्ट करके, और जो म्यूनिसिपैलिटी होते हैं हर एक एरिया में, हर एक सिटी में एक म्यूनिसिपैलिटी होते हैं जो डस्टबिन ले जाने वाले का काम करते हैं, उनके थ्रू किया जाता है। तो वो सब अगर अपने घर से सारे लोग अगर वेस्ट को इकट्ठा करके और जो म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा जो आते हैं लोग उनको अगर दे देते हैं तो उसी को हम लोग सॉलिड वेस्ट कहते हैं। तो इस टाइप से सॉलिड वेस्ट अपना जगह पर मतलब चला जाता है। ऐसा नहीं कि इधर उधर फेंकने से हो सकता है कि उससे कोई जानवर ही खा ले, या फिर कोई जैसे में कुत्ता ही हो गया या ऐसे में काउज हो गया, ये सब खा ले तो प्रॉब्लम होने लगता है। या प्लास्टिक हो गया, गंदा प्लास्टिक भी देखते हैं कि कितने सारे जानवर खा भी लेते हैं। तो ये सब अच्छा नहीं, इसीलिए सॉलिड वेस्ट को एक जगह इकट्ठा करके और उसे म्यूनिसिपैलिटी के थ्रू जो लोग आते हैं उनको दे दे, या फिर कहीं एक जगह पे अगर खाली स्थान है तो वहाँ पे गड्ढा खोद करके या उसके अंदर भी डाल दिया जाता है कितने सारे वेस्ट को। तो इससे क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन नहीं फैलता है और किसी भी टाइप का पोल्यूशन नहीं फैल सकता है, और सब नीट एंड क्लीन रहता है। को हमारा ये जैसे में एयर हो गया, वाटर हो गया, ये सब नीट एंड क्लीन रहता है। हम भी फ्रेशली पूरा फील करते हैं हम सभी लोग। तो इसी के बारे में बता रहे हैं कि द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरली कंप्राइज पेपर। तो इसमें क्या होता है सॉलिड वेस्ट में, तो पेपर हो गया, फूड वेस्ट हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, मेटल हो गया, और हम देख सकते हैं प्लास्टिक हो गया, ग्लास, मेटल, रबर हो गया, लेदर, ये सब सॉलिड वेस्ट में आते हैं। जैसे कि देख सकते हैं बर्निंग रेड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट। तो जलाने से क्या होता है कि जो वेस्ट होता है वो तो कम हो जाता है, लेकिन हम लोग इस सारे वेस्ट को जलाएंगे तो एयर पोल्यूशन तो होगा ही। तो इससे बचने के लिए हम लोग एक उपाय कर सकते हैं कि इसको गड्ढा खोद करके उसमें सारे वेस्ट को उसमें डाल दे सकते हैं। तो उससे कुछ क्या एयर पोल्यूशन नहीं होगा, वाटर पोल्यूशन भी नहीं होगा। लेकिन जलाने से ही होता है कि हमारा जो एयर होता है वो पोल्यूटेड हो जाता है। तो पोल्यूटेड हो जाता है तो हम लोग के लिए प्रॉब्लम होने लगता है। जैसे कि प्लास्टिक हम लोग जलाएंगे तो प्लास्टिक जलता नहीं है, ये कम्प्लीटली बर्न नहीं होता है, जिसके चलते हमारा जो एयर होता है वो पोल्यूटेड हो जाता है। तो इसीलिए प्लास्टिक को कभी नहीं जलाना चाहिए। प्लास्टिक जलाते टाइम जो स्मोक उसमें से निकलता है वो भी बहुत हार्मफुल होता है हमारे बॉडी के लिए। हमारे बॉडी के अंदर जाएगा लंग्स में तो बहुत सारे बीमारी का कारण बन सकता है प्लास्टिक। इसीलिए प्लास्टिक को कभी जलाना नहीं चाहिए। एक उपाय है इसका कि हम लोग गड्ढा खोद करके और सारे वेस्ट को उसमें डाल सकते हैं। तो यही बोल रहा है कि ये सब जो है वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होते हैं। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि एक ओपन जो डंप हो गया, डंप मतलब गड्ढा या खाली जगह जो हो गया, वहीं पर गड्ढा खोद करके और सबको उसमें डाल देना है। सैनिटरी लैंडफिल्स वी अडॉप्टेड एज द सब्स्टिट्यूट फॉर ओपन बर्निंग डैम्स इन सैनिटरी रहता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो अर्थ होता है वो भी नीट एंड क्लीन रहता है। जो हम लोग जो गड्ढा वो जो डाल देते हैं तो उससे होता है कि जितने भी पोल्यूशन होते हैं वो सब रिड्यूस हो जाते हैं, जो गड्ढा खोद करके सारे वेस्ट को उसके अंदर में हम लोग डाल देते हैं। और ये नीट एंड क्लीन बिल्कुल दिखाई देने लगता है। तो जलाने से अच्छा है कि हम लोग गड्ढा में ही इसको डाल दें।
इससे हमारा जो सिटी होगा, टाउन होगा, वो सब भी नीट एंड क्लीन ब्यूटीफुल दिखाई देगा। और जो लैंड होगा, जो ज़मीन होगी, रास्ता होगा, ये सब भी नीट एंड क्लीन दिखाई देगा। नहीं तो आजकल हम लोग देखते हैं कि इतने सारे कचरा फेंक दिए जाते हैं कि आने जाने में भी प्रॉब्लम होने लगता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, गड्ढा खोद करके उसमें सारे वेस्ट को डाल देना चाहिए। अब इससे बहुत सारा बीमारी भी हो जाता है, और जानवर सब भी खा लेते हैं तो उसको भी प्रॉब्लम होने लगता है। वो जानवर सबको माइंड थोड़े ना है कि ये खाना ही खाना है, ये खाना है। वो सब तो अगर है प्लास्टिक के कुछ अंदर और ख़राब भी है तो वो भी उसको खा लेते हैं। तो ए सॉल्यूशन टू ऑल दिस कैन ओनली इन ह्यूमन बीइंग्स बी सेंसिटिव टू दिस इन्वायरमेंटल इशू। ये जितने प्रकार के इन्वायरमेंटल इशू हो रहे हैं, इसका सिर्फ एक ही कारण है। वो किसके कारण हो रहा है? ह्यूमन बीइंग्स का, मतलब कि ह्यूमन के कारण ही ये सब हो रहा है। ऑल वेस्ट दैट कैन जनरेटेड बाई कैटेगरीज इनटू 3 टाइप्स। ये जितने भी वेस्ट है इन 3 पार्ट में बांटा गया है: बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, रिसाइकेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल गार्बेज जनरली सॉर्टेड। तो हम लोग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसे कहते हैं? तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब होता है, ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब होता है कि उस टाइप के वेस्ट जो गल सकता है, मतलब कि हम लोग कहीं फेंक दे तो वो गल जाएगा, गल कर और नष्ट हो जाएगा, और बिना किसी बिना सड़े हुए गले हुए, मतलब सड़ जाएगा और किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं फैलाएगा। इस टाइप के वेस्ट को हम लोग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। इस और जैसे कि हमारे घर से निकलता है जो सब्जी का छिलका हो गया, ये सब हो गया, तो इसको हम लोग कहीं फेंक देते हैं तो ये गल जाता है। लेकिन कोई कोई वेस्ट ऐसा होता है जो नहीं गलता है, जैसे कि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आएगा। प्लास्टिक जो होता है ये गलता नहीं है, और इसे हम लोग जलाएंगे तो भी नहीं, कम्प्लीटली बर्न नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग सब्जी का छिलका अगर जला देंगे तो ये अच्छा से जल भी जाएगा और कम्प्लीटली बर्न भी हो जाता है। तो बायोडिग्रेडेबल मतलब वो हो गया, और नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो जलता नहीं है, हम लोग उसका रीयूज नहीं कर सकते हैं। और रिसाइकेबल मतलब क्या होता है कि रिसाइकेबल मतलब होता है कि हम लोग इसका रीयूज कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक का हम लोग रीयूज कर सकते हैं, इसे हम लोग गला नहीं सकते हैं लेकिन इसका रीयूज कर सकते हैं। इसे हम लोग फैक्ट्री में ले जा कर के प्लास्टिक को फिर से गला करके, मतलब फिर से उसको जला करके फिर हम वापस प्लास्टिक ले सकते हैं। और आप लोग को पता होना चाहिए कि जो प्लास्टिक हम लोग यूज करते हैं ये हम लोग रीयूज ही कर रहे हैं। हमारे घर में नया प्लास्टिक आता है, हम लोग का जब काम हो जाता है तो उसे हम फेंक देते हैं। तो वहाँ से जो प्लास्टिक होता है ना, तो वहाँ से साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, उसको ले करके, जो वर्कर्स होते हैं उसको ले करके फिर फैक्ट्री में लेकर जा करके, और फिर उसको वहाँ पर दोबारा उसी प्लास्टिक से न्यू प्लास्टिक का निर्माण करते हैं। आप समझ जाइए आप लोग। तो उसी को हम लोग रिसाइकल करते हैं। तो रिसाइकल मतलब रीयूज करना। तो ये एक अच्छा है, मतलब कि रीयूज हो जा रहा है, ज़्यादा वेस्ट नहीं जा रहा है। तो एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट ऑल गार्बेज जनरेटेड इज़ सॉर्टेड। तो हम लोग को मतलब ये ज़रूरी ध्यान देना चाहिए कि जितने भी वेस्ट है ये सबको सॉर्टेड किया जाए, मतलब जल्दी से सॉर्ट आउट कर दिया जाए। तो वाट रिसाइकल शुड बी सेपरेटेड आउट, जैसे द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कैन पुट इनटू अ डीप। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, मतलब कि जो जल्दी से गल जाता है, तो उससे तो हम लोग गड्ढा खोद करके उसमें डाल देंगे, तो उसका तो सलूशन हो गया बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का। हम लोग डाल दिए और वो नेचुरली ब्रेक डाउन हो करके या फिर वो मिट्टी में मिल जाता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है, जैसे कि लीफ हो गया, पत्ती हो गया, तो पत्ती क्या है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ही है, जो कि नेचुरली से अपना गिर जाएगा मिट्टी पे, फिर सड़ गल करके मिट्टी में ही मिल जाता है। द नीड टू रिड्यूस आवर गार्बेज सॉर्ट आउट प्राइमरी। तो इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, द नीड टू आवर गार्बेज जनरेशन शुड बी अ प्राइम गोल इन स्टिल वी आर इंक्रीजिंग द यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट। इसीलिए हम लोगों को जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसका यूज कम करना चाहिए, क्योंकि ये जल्दी मतलब ख़त्म नहीं होता है। जल्दी से ये बहुत टाइप का पोल्यूशन फैला देता है, ये गलता भी नहीं है, और बहुत सारा बीमारी का कारण भी हो सकता है। इसीलिए हम लोगों को जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसी का यूज करना चाहिए, और प्लास्टिक का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को यूज नहीं करना चाहिए। उसके जगह पर एक जूट का जो बैग आता है उसका यूज करना चाहिए। तो जस्ट पिक एनी रेडीमेड पैकेट ऑफ एनी गुड क्वालिटी ईटेबल्स या बिस्कुट पैकेट एंड स्टडी द पैकेजिंग टू यू सी नंबर ऑफ प्रोडक्टिव लेयर्स यूज।
और जो प्लास्टिक होते हैं वो बहुत ख़राब होते हैं, उसको जलाना भी नहीं चाहिए। हम लोग उसको जला भी नहीं सकते हैं क्योंकि उसमें से जो स्मोक निकलता है वो बहुत हानिकारक होता है हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए। इसीलिए प्लास्टिक पर बैन लगा हुआ था। Hospitals generate hazardous waste that contain disinfectant and other harmful chemicals and also pathogenic microorganisms. Such waste also require careful treatment and disposal. The use of incinerators is crucial to disposal of हॉस्पिटल वेस्ट। जैसे कि हॉस्पिटल से भी जो वेस्ट आते हैं वो भी बहुत हजारियस होते हैं, जिसमें बहुत सारे डिसइंफिकेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, हार्मफुल केमिकल्स मिले हुए रहते हैं और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं। जी अगर हम लोग इस टाइप के वेस्ट के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो हम लोग भी डिसइंफेक्ट हो जाते हैं, हम लोग को भी बीमारी हो सकता है। तो इसीलिए इस टाइप के वेस्ट को केयरफुली ट्रीटमेंट करना चाहिए, ना कि इसको खुले में फेंक देना चाहिए। तो इसे हम लोग क्या करते हैं कि इसको भी गड्ढा खोद करके उसमें हम लोग डाल सकते हैं। इस टाइप से भी मैनेजमेंट हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। इसका केयरफुल भी अच्छे से करना चाहिए, नहीं तो इससे भी बीमारी बहुत सारा फैल सकता है। और यहाँ पर देखेंगे इनपेरेबल कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और ई वेस्ट। जो जितने भी इनपेरेबल कंप्यूटर्स होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स जो गुड्स होते हैं उसमें से जो वेस्ट निकलता है उसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहते हैं या ई वेस्ट कहते हैं। इसका ये होता है कि और ये ई वेस्ट कहाँ पे होता है, ये जो जितने भी डेवलपिंग कंट्री होते हैं ना उसमें से उस कंट्री में ज़्यादा होता है इस टाइप के वेस्ट। जैसे में चाइना हो गया, इंडिया, पाकिस्तान, इस सब कंट्री में बहुत ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो इसे हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो इसे मैनेज करने के लिए भी हम लोग वही काम करेंगे, गड्ढा को खोद करके उसमें डाल देंगे और फिर उसको ऊपर से पैक कर देंगे। तो इस टाइप से हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। और इस कैसा ये वेस्ट फैल जाता है, जैसे जो कॉपर हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर, निकल और गोल्ड, जो ये सब मेटल्स हो गए, ये सब मेटल को जब रिकवर किया जाता है तो उसे वॉश किया जाता है, बहुत सारे प्रोसेस अप्लाई किया जाता है, तब जाके के वो प्योर फॉर्म में आते हैं, ये सब मेटल यूज़ करने के पोजीशन में आते हैं। तो ये सब प्रोसेस करने के दौरान जितने भी हम लोगों को जैसे वाटर का रिक्वायर हो गया और भी बहुत सारे स्टेप का यूज करना पड़ता है। तो इस टाइप के हम लोग स्टेप का यूज करके जितने भी वेस्ट निकलता है तो उससे हम लोग को अच्छा से डिस्पोजल कर देना चाहिए, नहीं तो इधर उधर करने से फिर बीमारी फैल जाएगा, वाटर पोल्यूशन होने का इसमें ज़्यादा चांस रहता है। और अनलाइक डेवलप्ड कंट्रीज विच हैव स्पेशली बिल्ड फैसिलिटीज़ फॉर रिसाइकलिंग ई वेस्ट। और बहुत सारे ऐसे डेवलपिंग कंट्री है जो इस टाइप के वेस्ट को मैनेज करने के लिए भी फैसिलिटीज़ बनाए हुए हैं कि अच्छा से ये रिसाइकल हो जाए, इस टाइप के वेस्ट ना फैलें। तो वो लोग क्या करते हैं, जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहते हैं ई वेस्ट में उसे एक जगह पार्टिसिपेट कर लेते हैं और फिर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, और फिर उससे जब वो सेपरेट हो जाते हैं जितने भी उसमें से जो पॉइजनस सब्सटेंसेस रहते हैं उसको अलग करके और जो यूजफुल रहते हैं उसे इन्वायरमेंट में एक्सपोज कर देते हैं। तो इस टाइप से हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। अब देखेंगे कि केस स्टडी ऑफ रिमेडी फॉर प्लास्टिक वेस्ट को हम लोग कैसे मतलब रिमेडी कर सकते हैं, इसको कैसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। तो प्लास्टिक सैक मैन्युफैक्चरिंग इन बैंगलोर हैज मैन्युफैक्चर्ड एडेड सोल्यूशन टू इंक्रीज प्रॉब्लम। तो प्लास्टिक वेस्ट को हम लोग कम कैसे करेंगे, तो प्लास्टिक वेस्ट जो था वो बहुत ही कंट्री में बहुत मतलब पूरे दुनिया में बहुत ज़्यादा ही फैल रहा था, क्योंकि हर कोई प्लास्टिक का यूज नहीं करता है। कोई भी सामान लाना हो, कुछ भी करना हो तो प्लास्टिक हम लोग लेकर जाते हैं। तो प्लास्टिक के प्रॉब्लम से हम लोग को कैसे ओवरकम हुए थे, तो एक बेंगलोर के बारे में बताया गया है कि बेंगलोर का एक अहमद नाम का एक आदमी था जो 57 ईयर्स ओल्ड था। वो इस प्रॉब्लम पर अच्छा से सोचा कि कैसे इसे हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो 8 साल के बाद वो रियलाइज़ किया कि जो प्लास्टिक वेस्ट है वो रियल में हम लोगों के लिए प्रॉब्लम साबित कर सकता है। फिर वो क्या किया कि इसका पाउडर बनाया प्लास्टिक वेस्ट का और अपने कंपनी में, और इस मिक्सचर को क्या किया बिटवीन लेयर और रोड पर ही उसको डाल दिया। और फिर उसके बाद इंजीनियरिंग एंड द बेंगलोर सिटीज अहमद खान प्रोफेसर ब्लेंड्स एंड बिटवीन यूज ले रोड, उसको मतलब रोड पे ही उसका पाउडर बना के रोड पे ही वो चारों तरफ से स्प्रेड कर दिया था, जिससे लाइफ फैक्टर्स थे रॉ मटेरियल्स क्रिएटिंग फ्लेवर्स स्ट्रॉन्गेस्ट सप्लाई 0.4 kg पिक फाइबर्स। और हम लोग अब प्लास्टिक के स्थान पर अब हम लोग जूट का जो बैग आता है उसका यूज करते हैं। सब्जी भी लाना होता है तो हम लोग जूट का जो बैग आता है
जो मोटा रहता है बैग टाइप का, उस टाइप का हम लोग को यूज करते हैं, या फिर कपड़ा का जो बैग बना रहता है उसका यूज करना चाहिए। प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक का यूज करने से बहुत हानिकारक होते हैं। खाने वाले सामान को तो प्लास्टिक में रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसके कांटेक्ट में आके वो भी उसमें से जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं खाने वाले में मिल जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे एग्रो केमिकल्स एंड देयर इफेक्ट। एग्रो केमिकल्स क्या होता है? तो एग्रो मतलब एग्रीकल्चर केमिकल, जो एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी पर जो हम लोग केमिकल्स डालते हैं, जो खाद डालते हैं अपने पेड़ पौधों को उपजाऊ बनाने के लिए, कीड़े मकोड़े से बचने के लिए, और हमारा जो फल फूल है, सब्जी है, वो तेज़ी से ग्रो करे, तो इसके लिए हम लोग केमिकल्स भी ऐड करते हैं। केमिकल्स हो गया, खाद हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, तो ये सभी मार्केट से ही आता है, और ये सब हम लोग यूज करते हैं, अपने प्लांट में देते हैं ताकि ये अच्छा से ग्रो करे हमारा प्लांट। तो इसी के बारे में पढ़ना कि एग्रो केमिकल्स और इसके इफेक्ट हमारे सॉइल पर इसका क्या क्या इफेक्ट है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में तो आपको जानते ही होंगे। ग्रीन रिवोल्यूशन मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खेती बाड़ी करना, प्लांट लगाना, फल फूल लगाना, ये सब ग्रीन रिवोल्यूशन है। तो ये हम लोग अपने प्लांट को बचाने के लिए पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं लार्ज स्केल पे, ताकि हमारा प्लांट कोई भी कीड़ा मकोड़ा से बचा रहे और अच्छा से रहे, अच्छा से ग्रो करे। तो ये भी हमारे इसका भी ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका भी ज़्यादा यूज करने से हमारा जो मिट्टी है ना, वो मिट्टी का जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाता है, जिससे हम लोग कुछ टाइम के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ी हम लोग उगा सकते हैं, लेकिन फिर हमारा मिट्टी का जो क्वालिटी है ना, वो बिल्कुल ख़राब रहता है, और मिट्टी में ना बहुत प्रकार का बीमारी भी फैल जाता है। इसलिए ये सब यूज़ ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और वाटर पोल्यूशन भी होता है, बहुत प्रकार का बीमारी फैल जाता है ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने से। तो इसी के बारे में बताया गया है कि इसमें टॉक्सिक मटेरियल भी रहते हैं, जो हमारे जो ऑर्गेनिज्म हमारे प्लांट के लिए यूजफुल होते हैं उसे भी ये मार देता है। जैसे में अर्थवॉर्म हो गया, केंचुआ जो हो गया, वो भी हमारे प्लांट के लिए, हमारे सॉइल के लिए बहुत ही यूजफुल है। और हम लोग ज़्यादा मात्रा में अगर पेस्टिसाइड का यूज कर दिए, इंसेक्टिसाइड का, हर्बिसाइड का यूज कर दिए, तो वो भी कीड़ा मकोड़ा को मार देता है। तो उसके साथ साथ अर्थवॉर्म को भी वो मार देता है। तो एक तरह से हमारा ये लॉस ही होता है। तो इसी के बारे में बताया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को सब चीज़ ध्यान में रखते हुए बहुत कम यूज करना चाहिए पेस्टिसाइड का। और अब तो होममेड मतलब घर में भी हम लोग बना सकते हैं, ये सब तो घर में भी अब बन जाता है। जैसे कि हम लोग अगला देखेंगे केस स्टडी ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का केस स्टडी। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ क्लाइकल जीरो वेस्ट प्रोडक्टिव वेयर नंबर ऑफ products from one process are recycled as a nutrients for other process is allowed to maximize resource and increase efficiency production। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है कि ये जीरो, इसमें थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं होता है। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं सब इसको रिसाइकल कर दिया जाता है। इसमें यही कह रहा है कि हम लोग सिर्फ इस प्रोडक्ट गेन करते हैं, जो वेस्ट होते हैं वो सब नहीं होता है इसमें, क्योंकि हम लोग इसमें इसका खेती बाड़ी का जो यूज करते हैं ना, इस टाइम हम लोग कोई भी केमिकल्स का, कोई भी फर्टिलाइज़र का यूज नहीं करते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ये बिल्कुल प्योर फॉर्म है, और इससे जो सब्जी फल फूल आते हैं तो उसमें कोई बीमारी नहीं होता है, और हम लोग को यही यूज करना चाहिए। क्योंकि और हम लोग का वहाँ पे केमिकल्स के जगह पे कैटल एक्सक्रीटा मतलब डंग मतलब गोबर का यूज करना चाहिए, ताकि ये डंग मतलब होता है गोबर, हम लोग को गोबर का ही यूज करना चाहिए। ये भी एक तरह का फर्टिलाइज़र ही है, ये भी एक तरह का फर्टिलाइज़र ही है, क्योंकि जो गोबर डालने से भी कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, और हमारा प्लांट भी हेल्दी रहता है और अच्छा से सब ग्रो करता है। तो हम लोग ये गोबर का यूज़ करेंगे तो केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज कम हो ही जाएगा। तो इसे हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, और किसी भी टाइप का वेस्ट नहीं होता है इसमें। और हम लोग अच्छा बिल्कुल प्योर फॉर्म का जो फल फूल सब्जी हो गया वो हम लोग ये से प्राप्त करते हैं। अब हम लोग देखेंगे रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या होता है? तो रेडियो एक्टिव वेस्ट मतलब होता है जो न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, जैसे कुछ बहुत मतलब हैवी मेटल्स जो हो गए, जैसे में यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये सब जो मेटल हो गए, इसको बम्बार्डिंग किया जाता है।
बम्बार्डिंग करने का मतलब इस सबको हाई टेम्परेचर दे करके इस सबको ब्लास्ट किया जाता है। तो हम लोग इससे जब ये ब्लास्ट होता है तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ये हीट इससे प्रोड्यूस करता है, तो हम लोग उससे इलेक्ट्रिसिटी को प्राप्त करते हैं। लेकिन एक प्रकार से इसका भी प्रॉब्लम है कि हम लोग को ज़्यादा इसका यूज करेंगे तो साउंड पोल्यूशन भी होगा, हमारा इन्वायरमेंट भी बहुत सा पोल्यूटेड हो जाएगा और बहुत सारा इसका प्रॉब्लम भी है, क्योंकि हम लोग अगर ज़्यादा मात्रा में ये बम्बार्डिंग करते हैं तो जो न्यूक्लियर रेडिएशन उससे निकलता है वो भी हमारे स्किन के लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ख़राब होता है। उसमें से बहुत सारे रे निकलते हैं जिससे बहुत सारी बीमारी भी फैल सकता है। तो इसीलिए सब कुछ ध्यान में रख करके और ज़्यादा नहीं, पहले तो मतलब बहुत ही होता था इससे पोल्यूशन भी हो जाता है बहुत ज़्यादा ही। और ये अगर थोड़ा सा भी इसमें बहुत रिस्क रहता है, अगर थोड़ा सा भी कहीं लीकेज हो गया तो वहाँ पे मतलब जितने भी वहाँ पे पार्टनरशिप रहते हैं सबका जान भी चला जाता है। ये बहुत हाईली रिस्की है, तो इसीलिए इसको बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए इसे, क्योंकि जो इसे रेडिएशन निकलता है वह न्यूक्लियर वेस्ट में आता है और वो ऑर्गेनिज्म को डैमेज कर देता है, जिससे क्या होता है कि और लेथल से बट लो डोसेज कैंसर का खतरा ज़्यादा रहता है इससे, क्योंकि बहुत सारे रे निकलते, जब ये बम्बार्डिंग होता है तो बहुत सारे हार्मफुल रे इससे निकलते हैं, हमारे एयर को भी बहुत पोल्यूटेड कर देता है। हम लोग थोड़ा सा ही सिर्फ उसको बम्बार्डिंग किया जाता है, थोड़ा सा यूरेनियम और थोरियम मेटल का यूज़ किया जाता है, दोनों का बम्बार्डिंग किया जाता है। तो हम लोग थोड़ा सा ही यूज़ करते हैं, इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग को हीट एनर्जी मिलता है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत इसका डिमेरिट भी है कि इसका जान जाने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है और वेस्ट तो बहुत ज़्यादा ही निकलता ही है। तो आज के वीडियो में हम लोग रेडियो एक्टिव वेस्ट के बारे में जाने और इसका अगले वाले वीडियो में हम बताएंगे एटमॉस्फेयर पढ़ना है और ओजोन लेयर के बारे में पढ़ना है और एफोरेस्टेशन के बारे में पढ़ना है। अब कुछ थोड़ा सा ही टॉपिक बचा हुआ है जिससे हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में कवर कर लेंगे।